सूरत से सीएल अंकुश सोमानी का नमस्कार। आज हम सेक्शन 43BH जो इनकम टैक्स में नया प्रावधान आया है, तारीख 1/4/2023 से लागू है, उस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस प्रावधान में यह लिखा गया है, यदि आपने किसी एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटरप्राइज से कोई मटेरियल या सर्विस परचेज करी है, उनका पेमेंट आपको 15 दिन या 45 दिन के अंदर करना होगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमएसएमई होता क्या है। यदि कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न, कंपनी, एलएलपी या और किसी तरीके की फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, वो एमएसएमई माने जाएंगे। एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और सर्विस सेक्टर एंटिटी, ये दो ही कवर होती थी पहले। 2021 में एमएसएमई द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, जहां पे ट्रेडर्स को भी एमएसएमई में इंक्लूड किया गया है। लेकिन ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ बैंक की प्रायोरिटी लेंडिंग के पर्पज से ही एमएसएमई में माने जाएंगे। उसके अलावा ट्रेडर्स को और अदर कोई भी एमएसएमई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब सूरत के मेजरली जो भी कपड़ा व्यापारी हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, यदि उनकी बैलेंस शीट में किसी भी तरीके की प्लांट एंड मशीनरी अगर नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो प्योर ट्रेडर माने जाएंगे और ऐसे केस में ये नियम उनके ऊपर लागू नहीं होगा। हाँ, यदि आपकी बैलेंस शीट में कोई प्लांट एंड मशीनरी है, एग्जाम्पल सिलाई मशीन, तो उस केस में आप मैन्युफैक्चरर माने जाएंगे, भले ही आप अपना मेजर प्रोसेस जॉब वर्क के थ्रू बाहर किसी और से करवाते हैं। इसका मतलब आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन अपडेटेड रखना जरूरी है। यदि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है, तो आप तुरंत उसे अपडेट करवा के और एज अ ट्रेडर रजिस्टर करवा लेंगे। जैसे ही आप एज अ ट्रेडर रजिस्टर हो गए, तो आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब आपके कस्टमर्स जिनको आप माल बेचते हैं, उनको आपको 45 डेज या 15 डेज, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप पहले की तरह अपना मटेरियल अपनी पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से मटेरियल खरीद रहे हैं या किसी सर्विस इंडस्ट्री में से आपके पास सर्विस लेने का बिल आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपके पास मटेरियल डिलीवर हो गया, उस दिन से 15 दिन या 45 दिन का गिनती माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप चलन पे माल मंगवा लेवें और उसका बिल 15 फरवरी के बाद मंगवाए तो ड्यू डेट 31 मार्च के बाद जाएगी। इस भ्रम में मत रहिएगा। प्लस मैं इसको थोड़ा जीएसटी के साथ इंटीग्रेट करूँ तो जीएसटी में जो भी व्यक्ति रजिस्टर्ड है, उनके ऊपर ये नियम लागू होता है कि वो जब मटेरियल डिस्पैच कर रहे हैं अपनी दुकान से या अपनी फैक्ट्री से, वो बिल इनवॉइस के साथ एकम्पनीड होना चाहिए। उस मटेरियल के साथ में इनवॉइस आना ही चाहिए। तो आप चलन पे माल मत मंगवाइए, उससे आपको भी कोई फायदा नहीं होगा और सामने जो बंदा मटेरियल आपको भेज रहा है, कल को उसका मटेरियल अगर रास्ते में पकड़ा गया तो विदाउट बिल माना जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ लगेगा और वो मटेरियल कॉन्फिस्टिकेट भी हो सकता है। जनरली अगर आपके और आपके वेंडर के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो, तो 15 दिन का नियम माना जाएगा। और अगर आप बिल के ऊपर ड्यू डेट लिखवा लेते हैं पेमेंट की कि भाई 45 डेज के अंदर पेमेंट करना होगा, तो ही ये 45 डेज माना जाएगा। और अगर आपके बिल के ऊपर उससे ज्यादा समय लिखा है, तो भी मैक्सिमम 45 डेज माना जाएगा। अब बारी आती है कि आपको ये पता कैसे चले कि सामने वाला आपका जिससे माल खरीद रहे हो आप, वो बंदा एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आप उनसे एक लिखित में डिक्लेरेशन मंगवा लेवे कि भाई मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड अगर हूं, तो उसका रजिस्ट्रेशन का कॉपी मंगवा लेवे। और अगर अगला बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, तो वैसा डिक्लेरेशन लेके अपने रिकॉर्ड पे रख लेवे। ये आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स के असेसमेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है और काम आएगा। अब हम बात करते हैं एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन से यदि आपने कोई मटेरियल परचेज किया है, तो ऐसे केस में आपको पेमेंट उनको कब देना है। तो यदि आपने 1 अप्रैल से लेके कोई भी मटेरियल परचेज किया हो 31 मार्च तक, तो उस परचेज के दौरान आपको 45 डेज या 15 डेज की लायबिलिटी नहीं आएगी। यदि आपने पेमेंट 31 मार्च के पहले कर दिया, तो यदि आपका पेमेंट 31 मार्च को जो भी आउटस्टैंडिंग खड़ा रहता है, वो 45 डेज से अगर ज्यादा है, तो ही आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना आएगा। इसका मतलब
एज ऑन 31 मार्च 2024 आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग है पेएबल जो एमएसएमई को देना है वो 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो 45 दिन से ज्यादा है तो वो आपकी इनकम में जुड़ेगा और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और अगले साल जब आप वो पेमेंट करेंगे तब वो वापस आपको एज एन एक्सपेंस अलाउड मिलेगा। अब 31 मार्च से 45 दिन अगर मैं पहले गिनूं तो 15-16 फरवरी होता है। तो यदि आपने कोई मटेरियल 16 फरवरी से लेके 31 मार्च को खरीदा है तो वो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग तो रह सकता है, मगर उसका पेमेंट भी आपको 45 डेज में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में साल चेंज हो रहा है। तो जब ईयर चेंज होता है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता कि ड्यूरिंग द ईयर आप पेमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, जीएसटी एक्ट के साथ वापस अगर इसको इंटीग्रेट करूं तो जीएसटी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि यदि आपने कोई भी मटेरियल परचेस किया है या कोई सर्विस ली है जिसका इनवॉइस आपके पास आ चुका है तो उसका पेमेंट आपको 180 दिन के अंदर करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, और जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उस दिन आपको आईटीसी मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने ये रिवर्सल करके वापस आईटीसी नहीं अवेल किया तो डिफरेंशियल पीरियड का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस नियम को इतना परेशानी के रूप में ना लें। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है जहां पे एमएसएमई के पेमेंट साइकिल को सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है। हाँ, इसका बेनिफिट जो है इंस्टेंटली नहीं दिखेगा, पर कुछ समय में, साल भर, 1.5 साल, 2 साल में इसका बेनिफिट जरूर दिखना शुरू होगा। अब एक और बात मैं आपसे करता हूं, कई बार आपके पास फंड्स की कमी हो, 31 मार्च को आप इसका पेमेंट इशू नहीं कर पाते हैं जिनका आपको ड्यू डेट के पहले करना था। ऐसे केस में आप उनका चेक इशू करके और उनको चेक हैंडओवर कर सकते हैं, और वो चेक आरबीआई नॉर्म्स के अनुसार 90 दिन के अंदर आप पास करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, मुझे पेमेंट लेना था, आपको पेमेंट मुझे देना था। आपने 31 मार्च की डेट का चेक मुझे दे दिया, मैंने वो 31 मार्च की डेट में चेक रिसीव करके अपने अकाउंट्स में एंट्री डाल दी। तो लेने वाला बोलता है मुझे मिल गया, देने वाला बोलता है मैंने दे दिया। ऐसे केस में अब वो चेक पास करने की जो समय अवधि है वो 90 दिन की हो जाएगी, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस कोई भी चेक इशू होने की डेट से 90 दिन तक वैलिड रहता है। मगर एक चीज ध्यान रहे, इसमें एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ एक सजेशन है। फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर डिबेट कर सकता है और ये एक डिबेटेबल, डिस्कसेबल ऑप्शन है। सेक्शन 43BH या एमएसएमई से रिलेटेड यदि आपको और किसी भी तरीके की जानकारी की जरूरत हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नीचे नंबर्स के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।